तो आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। और आज हम आलोक चटर्जी जी को याद करेंगे। वे आपके पुराने साथी, शिष्य कह लें, शागिर्द कह लें, दोस्त कह लें, सब कुछ रहे हैं। जी। और उनके आरंभिक दिनों से आप उनको जानते रहे हैं। तो किस रूप में आप उन्हें याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आलोक से वो कह सकते हैं कि दिल में एक ऐसी जगह बनी हुई है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ करूंगा। उसके जो सपने पूरे ना हुए हों वो उनके शिष्य पूरे करें, यही श्रद्धांजलि है मेरी। और आलोक के साथ मेरा लगाव जबलपुर विवेचना में हुआ जब अलकनंदन जी निर्देशक थे, और अलक जी के साथ विवेचना में वो जुड़ा। अरुण पांडे उसे लेकर आए थे, क्योंकि अरुण पांडे उसके सीनियर थे साइंस कॉलेज में, और वो लेकर आए थे, तो वो हमारे साथ जुड़ा। और 4 नाटकों में हमने साथ काम किया। फिर भारत भवन रंगमंडल बनने की बात आई, हम लोगों को उसके फॉर्म हम लोगों ने मंगाए, भरे। और उससे पहले की बातें ये कि जब वो आलोक आया तो बड़ा उत्साहित बच्चा था वो, और मैं थोड़ा उससे सीनियर रहा हूँ। कई लोगों के साथ मैंने पहले काम किया था, अरुण और हम पहले काम कर चुके थे। तो मुझे उसमें एक स्पार्क दिखता था कि हाँ, ये रंग कर्म के प्रति उत्साहित है, ये रंग कर्म करेगा। क्योंकि बहुत से लोग जुड़ते हैं, उनमें समझ में आ जाता है कि ये रंग कर्म एक वक्ती तौर पर कर रहा है और ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो मैं रिहर्सल के बाद साइकिल में हम लोग जाते थे, और नौदरा पुल में ज्योति टॉकीज के सामने शंकर भंडार था, वहाँ समोसे खाते थे, चाय पीते थे, और मैं घंटों उसे रंग कर्म के बारे में, उसके रोल के बारे में उसे बताया करता था। फिर मित्रता बढ़ गई, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैंने नाट्य शास्त्र पर जो पीएचडी होती हैं, उन तरह की किताबें मेरे पास बहुत सारी थी। तो मैं वो किताबें लेकर उसके घर जाने लगा। तो घर में उसकी माता जी, पिताजी, उसका भाई, वहीं खाना खाना, घंटों ना बैठना, और भारतेंदु क्या है ना, और चेखव क्या है, नाटक क्या है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते थे, पढ़ते थे। किस तरह से एक कलाकार परिपक्व होता है, रसों की अनुभूति के साथ, आंगिक अभिनय के साथ, वाचिक अभिनय के साथ, सात्विक अभिनय के साथ, उस पर हम लोग काम करते थे। और उसका फ़ायदा हम लोगों को तब हुआ जब भारत भवन का जब फॉर्म आया और उसको हम लोगों ने भर के भेजा, और हम लोगों के इंटरव्यूज़ भारत भवन में जब कारन जी, बंशी कौल, नीलम मानसिंह चौधरी, राहुल बाबू थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसका फ़ायदा हुआ। और हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं और आलोक और राजकुमार कामने, हम और एक और हमारी सीनियर एक्ट्रेस थी मीनाक्षी जी। बट मीनाक्षी जी नहीं रुकी, वो चली गई, डेपुटेशन पे थी, तो इनकम टैक्स पे काम करती थी। बट हम 3 लोग ऐसे थे छड़े थे जो कि हाँ, रंग कर्म के लिए ही अब जीना मरना है, उसके हिसाब से हम लोग करते रहे। आलोक ने उस समय तक हाईवदन में कारन जी ने उससे काम दिया था, एक बड़ा काम, एक बैरी जॉन ने का प्ले किया था, उसमें भी उसने काम किया था। और उसके बाद फिर उसकी मंशा थी कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाए, तो शायद कारन जी से बात की होगी, और वो बीच में छोड़कर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला गया। और उसके लौटने के बाद उसने जबलपुर में, भोपाल में, बहुत जगह उसने काम करना शुरू किया।
लेकिन एक अच्छी स्क्रिप्ट, जैन देशमुख ने मराठी की एक स्क्रिप्ट जो बहुत ही प्रसिद्ध, जैसे श्री राम लागू से लेकर जाने कितने कलाकारों ने किया और उन्हें नट सम्राट की उपाधि से नवाजा गया, वो स्क्रिप्ट जयंत ने आलोक के साथ की। वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि अगर कोई एक अच्छा अभिनेता है उसे करता है तो उसे भी ये स्थान प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आपके अंदर वो भावना, सात्विक अभिनय होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके काफ़ी शोज पूरे भारत में हुए और लोगों ने बहुत सराहा। मैंने भी उसके 2 शो देखे, एक रविंद्र कला क्षेत्र दादर में और एक बावंस कॉलेज में, 2 शो मैंने भी देखे। तो वो स्क्रिप्ट की वजह से आलोक का जो स्थान बना, और फिर चूंकि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का है तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने जो स्वतंत्र रंगकर्मी होते हैं उनको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देता रहता है, तो उसे कई वर्कशॉप और इस तरह के चीज़ें मिली, वो करता रहा। उसके बाद फिर एक मौका आया जब संजय उपाध्याय मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक नहीं रहे तो आलोक को रखा गया और फिर उसका वक्त पूरा हो गया तो वहाँ से भी उसने चल दिया। तो आलोक के कहते हैं ना कि शुरुआती वक्त से उसकी प्रगति को मैंने देखा, उसकी रंग यात्रा का मैं साक्षी रहा और बहुत मेहनत की उसने, बहुत काम किया, लेकिन यही है कि अंततः वो एक स्वतंत्र रंगकर्मी ही रहा और अपना घर भी नहीं बना पाया, आर्थिक स्थिति भी उतनी सशक्त नहीं रही उसकी। तो रंग कर्म करने के लिए कहते ना, जो घर छोड़े आपना वो चले हमारे साथ, वैसे ही है। तो आलोक ने अपना जीवन दे दिया और हर जगह जहाँ जहाँ मौका पड़ा वो गया, लोगों को उसने बताया। उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि वो पढ़ता था, और पढ़ता था तो निस्संदेह जो लोग रंग कर्म करते हैं और 25-30 साल, 40 साल, 50 साल करते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं। तो जब पढ़ते नहीं है लोग तो उन्हें जब यही नहीं पता कि शेखों की विचारधारा क्या है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, या स्कंदगुप्त किसने लिखा है, या प्रसाद ने किस तरह के नाटक लिखे, या आप कहते ग्रीक ट्रेजेडीज में किस तरह के नाटक रहे, या शेक्सपियर ने क्या कहा, किस तरह लिखा, क्या उसका संघर्ष यात्रा रही, या चार्ली चैपलिन की क्या यात्रा रही। तो जो कलाकारों के उनके जीवन की जो यात्रा है और उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, उन चीज़ों का उसने अध्ययन किया, और उस अध्ययन की वजह से जब वो बोलता था तो वो एक लगता था कि एक प्रोफेसर बोल, आधिकारिक पूरे अधिकार के साथ बोल सकता था वो। अच्छा, वो टीवी फिल्मों की तरफ क्यों नहीं आए? मेरा ख्याल है उन्होंने किया है टीवी फिल्मों की, जैसे बाकी एनएसडी के लोग जी मुंबई आ जाते हैं। इरफान खान उनका क्लासमेट रहा है एनएसडी में, तो ये जो कह सकते हैं कि डेस्टिनी कह लीजिए, नियति कह लीजिए, इसे प्रयास तो किया है उसने, क्योंकि वो उसके फेसबुक पोस्ट में मैं देखता था कि आज ये शूटिंग कर रहा हूँ, वो शूटिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सिनेमा और रंगमंच का जो अंतर है, वो सिनेमा की समझ और रंगमंच की समझ बहुत अलग है। उस समझ को शायद उसे समझने में कुछ आपत्ति थी, या नहीं समझ पाया, या उसने इस दिशा में नहीं चाहा। लेकिन ये है कि रंगमंच में उसने काफ़ी काम किया और लोगों को जगह जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ एनएसडी के वर्कशॉप हुए, जो कुछ भी उनके विद्यालय हैं उनमें मौका मिला, तो उसके विद्यार्थी हैं, है ना। और हमारे साथ तो रहा ही, वो सालों तक रहा, जबलपुर विवेचना से लेके भारत भवन भोपाल तक। और यही है कि अगर रंगमंच करता है आदमी तो उसे एक उम्र के बाद बड़ा व्यवस्थित होना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर बना है मृत्यु के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, हमारा समाज भी तो जिम्मेदार है कि जो रंग कर्म करने वाले को आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर से प्रतिष्ठा नहीं दे पाता, आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाता,
जो मिलना चाहिए उसको, जितना योगदान होता है उसका, उसके अनुपात में तो कुछ भी नहीं मिल पाता कुछ उसका। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई है। या अभी जैसे बीमार पड़े हुए तो मध्य प्रदेश शासन को जिस तरीके से जी, मदद करनी चाहिए थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मदद करनी तो चाहिए मुझे थी, नेताओं को वो लोग जिस ढंग से वहाँ के देते हैं, पॉलिटिशियंस को मदद करनी चाहिए थी, वहाँ रंग के कर्मियों को मदद करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात क्या कि अगर मान लीजिए एक आदमी, जैसे हम ही लोग हैं कि भारत भवन जब था हमारा हर साल एग्रीमेंट बनता था और एग्रीमेंट खत्म हो जाता था, हमें नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता था। हमने तो खुद अपने आप छोड़ा, लेकिन उसके बाद के लोगों के लिए कितना संघर्ष लोगों ने किया और कोई पूछता नहीं है। लेकिन अगर कोई कलाकार वाकई सचमुच में डिवोटी रंगकर्मी है तो उसे सरकार को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए कि वो उसका अपना एक घर हो, उसकी कम से कम बीमारी के व्यवस्था में जो कहते पैसों की आवश्यकता वो पूर्ण हो। ये तो सरकार का काम है, लेकिन लोग कहते सरकार क्यों करे, ये आपने चुना भाई, आपने कलाकार बनने के लिए, जैसे होता है ना कि एक आदमी IAS IPS बनता है, एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आपने अपना प्रोफेशन चुना, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार का लॉजिक ये आ जाता है कि कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन नैतिक नहीं है, अनैतिक है, वो अनैतिक है निस्संदेह। लेकिन यही है कि उसका लोग कहते थे कि भाई ये तो प्रोफेशन आपने चुना ना, आप देखिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं उसके, ये उनका लॉजिक होता है। लेकिन समाज को एक व्यक्ति पूरा वक्त अपनी पूरी जिंदगी दे देता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता है, तो वो बड़ा दुखद है। और एक ऐसा संयोग है कि आज इरफान का जन्मदिन है। हाँ, आज इरफान का जन्मदिन, आलोक चटर्जी पर और 11 को उसका जन्मदिन है, अभी 11 तारीख को उसका जन्मदिन, ये 7 का है, वो 11 का है, दोनों क्लासमेट है। तो बहुत मुश्किल स्थिति है। और जो भी लोग ये सुन रहे हैं वो, क्योंकि इस तमाम पूरे भारत में जाएगा और रंगकर्मी मेरे और एक आलोक चटर्जी नहीं है, कई सारे आलोक चटर्जी, अनंत आलोक चटर्जी हैं जी इस देश के अंदर। अभी क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हो गई थी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लोग निकलते हैं, उनको काम मिलता है, हमें काम नहीं मिलता है। फिर एक आया था कि जो लोग बैंकों में सरकारी नौकरी करते हैं वो रंग कर्म करते हैं और वो संपन्नता से जीवन जीते हैं, ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट आया था। तो ये उनकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन संपूर्ण कहते हैं ना कि जीवन रंग कर्म को देने वालों, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने यहाँ बम्बई शहर में जब रंग कर्म शुरू किया, मैं तो डेडिकेटेड रंगकर्मी हूँ जबलपुर से लेके यहाँ तक। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि मैं एक प्ले करता हूँ, उसमें कुछ बच्चों को 2 महीने 3 महीने तैयार करता हूँ, और जब शो देखने कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आया तो उनको एक सीन दे देता है, वो अगले शो के लिए मना कर देते हैं कि नहीं सर मेरी तो शूटिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा शो। बहुत दुखद होता है, ये स्थिति भी है। तो बम्बई शहर में रंग का बहुत मुश्किल काम है, रंग कर्म करना। और बाहर जो लोग कर रहे हैं, आज की तारीख में वो ग्रांट सिस्टम शुरू हो गया है, लोग अपना ग्रुप बना के ग्रांट लेते हैं और वो काम करते हैं, उसमें अपना घर द्वार बना लेते हैं, वो चीजें चल रही हैं। तो मतलब स्थिति बड़ी दुखद है। और मुझे वही लगता है ना कि मुंशी प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े रचनाकार, वो फिल्म लाइन में आए, उनको लोगों ने नकार दिया। हबीब तनवीर आए, उनको नकार दिया। कारण जी आए, उनको नकार दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की दुनिया बिल्कुल फिल्मों की अलग है, थिएटर की अलग है। थिएटर में सौभाग्य है आलोक का कि चलो उसे एक नट सम्राट जैसा नाटक मिला और जिससे वो इतना प्रसिद्ध हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार में इसकी शोभा, उसकी पत्नी हमारे साथ ही काम करती थी। मैंने उसको व्हाट्सएप किया, फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई सुबह, तो कल परसों में करूँगा। तो एक बेटा बहू है, वो शांत रहे बस, और क्या, बाकी तो जीवन है। और बस यही है कि स्टेज में आलोक आया था और उसने परफॉर्म किया और अब प्ले खत्म हो गया और पर्दा बंद हो गया और जीवन समाप्त हो गया। ये इसी के साथ धन्यवाद।